हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज ड्यूका इंडिया आपके लिए लेके आया है क्लास 11th का अगला चैप्टर, जो है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके ना क्लास 12th के मॉडर्न फिजिक्स में भी सेम चैप्टर आप पढ़ते हो, सेम चीज़ें पढ़ते हो। यदि आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो 12th में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम कुछ नहीं, बेसिकली एटम्स की बात करते हैं, है ना। जैसे कि हमने डाल्टन्स लॉ पढ़ा था, क्लास 10th में पढ़ा था ना, 9th में पढ़ा हुआ है ना। डाल्टन्स लॉ में क्या बोला गया था कि भाई, जो एटम होते हैं ना, किसी भी मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ना, कोई भी मैटर है हमारा, कोई भी मैटर है हमारा, इस मैटर का जो सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल होगा ना, दैट इज कॉल्ड एटम, है ना। ये डाल्टन्स ने बोला था। बट डाल्टन्स की बात क्या हो गई फिर, है ना, गलत हो गई। क्यों? क्योंकि एटम्स का के अंदर भी हमारे पास बाद में डिस्कवरी हुई किसकी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। हम आज पढ़ेंगे कैसे इनकी डिस्कवरी हुई थी, क्या क्या इनका था, है ना। वो सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखते जाना आप क्या क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे किसी एटम के अंदर डिस्कवर्ड हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है उसकी डिस्कवरी से, वो सारी चीजें हम आज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं। एटम्स के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, किस पोजिशंस में होते हैं, है ना, क्या कर रहे होते हैं, कैसे अट्रैक्टेड होते हैं, उन पे क्या चार्ज होता है, उनका क्या मास होता है, उनकी वजह से क्या इफेक्ट आता है। ये सारी चीजें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहली चीज। सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है ना, वो पढ़नी है कि भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हुआ था, जनरली बच्चों को पता है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो कैसे हुई थी, है ना। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था। इसको कहते हैं, है ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। आपके स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट पूछ सकते हैं। ठीक है। आपके स्कूल में ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पूछी जा सकती है। दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, याद रखना। दिस इज नथिंग बट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, है ना। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और इसकी इस एक्सपेरिमेंट की वजह से क्या हुआ था ये भी हम जानते हैं। तो हुआ क्या था कि हमारे पास एक ट्यूब था, है ना। इसको हमने क्या करा, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पे, याद रखना, इस ट्यूब को मैंने लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पे ले लिया। एक ट्यूब को मैंने लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पे ले लिया है। देखो यहाँ पे हमने इसका वैक्यूम पंप से सारा प्रेशर अंदर का सक्शन करके निकाल लिया, और यहाँ से हमने हाई वोल्टेज सप्लाई करा है। हाई वोल्टेज क्यों सप्लाई करा है? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि करंट जब फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन आखिर करते क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास करंट है, और करंट मेरा फ्लो करेगा, और जब भी करंट फ्लो करेगा दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई वोल्टेज। अब इलेक्ट्रॉन का यदि मूवमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ टकरा रहा है ना, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी गई। ठीक है। तो वहां से उनको ये पता लगा कि भाई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन को हम दिखा सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज हमें पता करनी पड़ेगी भाई, कैथोड रे के थ्रू क्या प्रॉपर्टीज आई। प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रे, ये इंपॉर्टेंट है कि कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसकी वजह से रिजल्ट क्या आया। ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि रिजल्ट ऑफ द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होने की वजह से क्या रिजल्ट आया था, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। तो देखो, कैथोड रे उन्होंने ये देखा ना कि भाई ऐसा है कि मैंने यहाँ से जो मेरे पास कैथोड रे गया ना, कैथोड से जो चीजें जा रही है ना वो इसके पास जाके अट्रैक्ट हो रही है, तो उनको पता लगा यार कैथोड रे क्या है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ से उन्होंने क्या बोला कि कैथोड रेज आर, पहला पॉइंट क्या बोला उन्होंने, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट क्या बोला, कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। कैथोड, सुनना ध्यान से, रेज आर निगेटिवली, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। वो निगेटिवली चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, है ना, निगेटिवली
चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? कैथोड रेज। ठीक है, अब देखो, मैंने ये पता लगा कि कैथोड रे क्या होते हैं, कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट से यदि मैं यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दूं, तो वो कैथोड रे खुद तो विजिबल नहीं होंगे, बट फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे कुछ ना कुछ बिहेवियर, उनके पैटर्न नजर आएगा ना, क्या वो कर रहा है, उसकी वजह से कैथोड रे विजिबल होंगे। तो मतलब कहने का मतलब है, कैथोड रे आर देमसेल्व्स नॉट विजिबल, बट देयर बिहेवियर आर विजिबल ऑन द फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? कैथोड रे देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे दोस्तों? कैथोड रे, कैथोड रे देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल। तो दोस्तों, कैथोड रे क्या होता है? पहला हमने क्या पढ़ा प्रॉपर्टीज? कैथोड रे हमारा क्या होता है? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैथोड रेज आर नथिंग बट निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट क्या है? कैथोड रे खुद विजिबल नहीं होते, बट फ्लोरोसेंट स्क्रीन डाल दो तो विजिबल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? कि भाई यहाँ से ना कैथोड रेज हमारी यदि इधर गई हुई है, नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट की ओर, तो वो हमें दिखेगी नहीं, अनलेस अनटिल हम यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन डाल देंगे। ठीक है, वो एक स्क्रीन होती है जिसके थ्रू हम बिहेवियर देख सकते हैं पार्टिकल्स का, है ना। हम देखेंगे आगे भी एक्सपेरिमेंट के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स हम देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या करेगी? आपकी बिहेवियर को दिखाएगी पार्टिकल्स की ओर। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे? फ्लोरोसेंट स्क्रीन आएगी तो ही आप देख पाओगे। मतलब देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल, बट दे आर विजिबल, है ना, व्हेन फ्लोरोसेंट स्क्रीन इज देयर। समझ में आया? ये अपना सेकंड पॉइंट था। तो दूसरा पॉइंट ये रहा। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कि भाई देखो, ऐसा है कि मेरे पास यदि कैथोड रे है, और मैंने कोई भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं डाला है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मैंने इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यदि नहीं डाला है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रे क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। कैथोड रेज आर, है ना, ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रे ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही, तो कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। तो आप क्या लिखोगे? इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रे ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, in the absence of any electric field or magnetic field, in the absence of any electric field or magnetic field, cathode ray travels in the straight line. Cathode ray travels in straight line. In the absence of any electric field or magnetic field, cathode ray travels in the straight line. यदि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो क्या होगा? कैथोड रे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। अब यदि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा? ये भी तो क्वेश्चन अराइज होता है। सर यदि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ गया, फिर क्या फर्क पड़ेगा? फिर वही फर्क पड़ेगा ना जो इलेक्ट्रॉन का होता है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रे बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बोलोगे? इन द प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रे ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन।
कैथोड रे ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और या कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, उस कंडीशन में कैथोड रे जो है हमारा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उस समय कैथोड रे कहाँ ट्रेवल करेगा? ठीक है, उस समय क्या होगा? हाँ, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो कैथोड रे हमारा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। बट जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कैथोड रे का बिहेवियर जो है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की तरह होगा। कैथोड रे बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इस चीज को करेक्ट कर लो, कैथोड रे बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ में आया? ये फोर्थ पॉइंट था। लास्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, देखो, कैथोड रे की जो बिहेवियर या प्रॉपर्टीज है ना, वो डिपेंड नहीं करेगी वोल्टेज पे या फिर नेचर ऑफ द गैस पे, है ना। यदि हाई प्रेशर पे डाला या लो प्रेशर पे डाला, तो आप क्या बोल सकते हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन, फिफ्थ पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन हाई वोल्टेज एंड नेचर ऑफ द गैस। समझ में आया? इजी है? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद ना चार्ज बाय मास का रेशियो निकालने आता है। ठीक है, चार्ज बाय मास का रेशियो, ई बाय एम का रेशियो निकालने आता है। ठीक है, जो कि थॉमसन ने ही डिस्कवर किया था। ठीक है, तो वो बाद में बात करेंगे। चलो, अब हम चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करते हैं। ठीक है, हम इसी के थ्रू चार्ज प्रोटॉन के डिस्कवरी की बात करेंगे और हम बात करेंगे कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। सॉरी, तो प्रोटॉन जो डिस्कवर हुआ था ना हमारा, ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार बताओ, प्रोटॉन की डिस्कवरी की किसने थी? यदि प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई कैसे थी, है ना? तो मॉडिफाइड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, मॉडिफाइड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, है ना। और एनोड रे एक्सपेरिमेंट कह सकते हो। और एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है? कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये? एनोड रे एक्सपेरिमेंट। सेम टाइप के एक्सपेरिमेंट होती है एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अब एनोड रे एक्सपेरिमेंट की वजह से क्या रिजल्ट लेके आया? एनोड रे एक्सपेरिमेंट ने बोला कि द वैल्यू ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, है ना, दैट इज एनोड रे, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब। अब वो नेचर पे डिपेंड करेगा। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की वैल्यू आ रही है या क्या प्रॉपर्टी उसकी क्या है, वो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, है ना। ये अभी आपको मैंने बताया, वो उसके किस पे डिपेंड करेगा? नेचर पे डिपेंड करेगा कि नेचर कैसा है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ दी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, है ना, डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ दी गैस डिस्चार्ज ट्यूब। किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ द गैस डिस्चार्ज ट्यूब पे। अगला पॉइंट क्या है? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दिस पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस विथ विच दिस ओरिजिनेट्स। किस गैस से निकल रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। क्या? चार्ज टू मास रेशियो। क्या डिपेंड करेगा? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दिस पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस विथ विच दिस ओरिजिनेट्स। किस गैस से ये ओरिजिनेट हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? द बिहेवियर ऑफ द particles towards electric and magnetic field is opposite to that observed in the cathode ray। obviously ऑब्जर्व ऑपोजिट होगा ही, बिकॉज ये तो अपोजिट चार्ज का है। तो बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल, यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डाल दोगे ना, तो पार्टिकल का जो बिहेवियर होगा वो अपोजिट होगा, है ना। किससे अपोजिट होगा?
उस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जब डाल दोगे तो किससे अपोजिट होता है? कैथोड रे से। तो दैट इज बिहेवियर ऑफ द अपोजिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपके पास कैथोड रे है और आपके पास एनोड रे है। तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया। ठीक है, तो अब है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमारे पास जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। चलो, तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम एक काम करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए एक टेबल बना लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को किसने किया था, न्यूट्रॉन को किसने किया था। ठीक है, उसके बाद उस पर चार्ज क्या होता है, ये सब हम एक इसकी ना हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद रहे जब आप क्वेश्चंस को करने बैठोगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? तो पार्टिकल्स हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद उनकी डिस्कवरी किसने की थी? इसके बाद हम क्या जानना चाहेंगे भाई, इनकी डिस्कवरी किसने की थी? इनकी डिस्कवरी किसने की थी? दूसरी चीज। तीसरी चीज हम क्या जानना चाहेंगे भाई, है ना, इसमें चार्ज कितना है? इनमें चार्ज कितना है? ठीक है, चार्ज कितना है? तो सबसे हम दो चीज जानते हैं, एक तो नेचर ऑफ चार्ज जानते हैं और एक अमाउंट ऑफ चार्ज जानते हैं। तो अलग पेंसिल क्या डालेंगे? अमाउंट, अमाउंट ऑफ चार्ज। उसके बाद एक चीज और यहाँ पे जाननी है कि भाई मास कितना है। ये भी तो इंपॉर्टेंट है, मास भी तो इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम सब कुछ एक टेबल के थ्रू याद करेंगे आज के बाद। कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, कहाँ से प्रोटॉन आया, कहाँ से न्यूट्रॉन आया। ठीक है, और उसकी डिस्कवरी किसने की थी। सबसे पहली चीज हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बतानी है। इलेक्ट्रॉन हमारा किसने डिस्कवर किया था? जे जे थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे जे थॉमसन। ये मेरे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, किसने की थी? जे जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, चाहो तो मैं लिख देता हूं आपके लिए डेट भी, यदि आपको याद करना हो तो। डेट इज 1869। 1869 में डिस्कवर किया था। चाहो तो आप याद कर लो, चाहो तो आप समझ लो इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ने। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? प्रोटॉन को जो एक्चुअली डिस्कवर किया था ना, वो किया था हमारे गोल्डस्टीन ने। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन ने हमारा प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी और ये किया था 1886 में। चाहो तो आप डेट याद करो, चाहो तो नहीं याद करो, आपकी मर्जी। 1886 में मैं लिख देता हूँ ताकि सही रहे, समझ में आता है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक। और ये शायद 1932 में डिस्कवर हुआ था, आई बिलीव सो। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी था 1932 में। ठीक है, अब बच्चों हमने ये देख लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर जे जे थॉमसन ने करा था, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने करा था और
न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने या चैडविक ने करा था, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि भाई नेचर क्या है, तो हमें ये तो नेचर तो बहुत आसान है। जो अपना इलेक्ट्रॉन है, कलर में ही लिखना पड़ेगा, वो तो नेगेटिव चार्ज का है ना, नेचर ऑफ चार्ज नेगेटिव है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना वो तो नेगेटिव चार्ज का है, तो नेचर ऑफ चार्ज क्या है इसका, नेगेटिव है। जो अपना प्रोटॉन है, जो अपना प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है, ये तो पता है अपने। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। यहाँ तक किसी सबको क्लियर है कैसे मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की आपको डिस्कवरी बताई, नेचर बताया, और अब हम अमाउंट ऑफ चार्ज बताएंगे, क्या बताएंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज। देखो, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं जिसको, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम चार्ज होता है, साई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। कितने कूलम चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये सिंस इलेक्ट्रॉन है तो इस पे नेगेटिव चार्ज ही आएगा। कौन सा चार्ज आएगा दोस्तों, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मतलब कि क्या आएगा इस पे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या होता है, सेम चार्ज होता है, बट वही है, नेचर उसका पॉजिटिव हो जाता है ना। प्रोटॉन पे चार्ज कोई पूछे व्हाट इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, तो क्या बोलेगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। और मेरा न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इस पे चार्ज क्या होगा, न्यूट्रॉन पे जीरो, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल है, मतलब जीरो चार्ज है। चार्ज क्या होगा न्यूट्रॉन पे, जीरो। सबको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कहानी समझ में आई। भाई कैसे इसको देखते हैं। अब आते हैं मास पे। मास भी देख ही लो, कैलकुलेशन में क्या होता है, काफी आसानी होती है, ठीक है। देखो, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना वो अलग है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम ही होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास याद कर लेना, याद कर लेना इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना मास होता है केजी के टर्म्स में। यदि ग्राम के टर्म्स में पूछेगा तो 10 क्या बोलेगा, 20, है ना, 8 बोलेगा, ठीक है। 10⁻⁻28, ये हो गया अपना ग्राम के टर्म्स में, -31 kg के टर्म्स में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास है अपना, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन का मास है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन का मास। उसके बाद प्रोटॉन का मास कितना होता है। देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है ना सेम ही होता है। जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही न्यूट्रॉन का भी मास है। तो प्रोटॉन का जो मास है ना वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसका भी सेम मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है दोस्तों, सेम ही होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, सबको ये समझ में आया पार्टिकल्स मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे लिखा है, किस तरीके से लिखा है, और क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे प्लीज मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से समझते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, सोचते हो, और फिर आप अप्लाई करते हो। छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलो, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या देख लिया, डिस्कवरी देख ली, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या देख लिया, मास देख लिया कि मास कितना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सब देखा, आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा बेसिकली, है ना।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, कैसे डिस्कवर होते हैं, और ये वैल्यू टेबल इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट याद करो, ना भी करो, फर्क नहीं पड़ता, पर टेबल जरूर याद रखना। इस टेबल से क्वेश्चन आपको पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। चार्ज पूछ देगा आपसे ना, कितने चार्ज होते हैं पार्टिकल्स पे, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे। ठीक है। इसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है, यदि मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करता हूं, तो ये चीज याद रखना कि मान लो कि मेरा कोई एटम है, ये मैंने एक्स माना, एक्स क्या है, मेरा एटम है। इस एटम के ऊपर हम लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं मास नंबर, और नीचे लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर। ये मेरा एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नीचे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, एटॉमिक नंबर। ऊपर हम लिख रहे हैं मास नंबर और नीचे हम लिख रहे हैं एटॉमिक नंबर। वेयर एक्स इज इक्वल टू एनी एटम, एक्स क्या है, मेरा कोई एटम, एक्स इज इक्वल टू एटम। तो एक्स के ऊपर क्या होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मैंने लिखा है सोडियम, सोडियम 23 एंड 11। ये क्या दिखा रहा है कि सोडियम जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 23 है, सॉरी, एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, और मास नंबर क्या है, 23। तो दिस इज आवर एटॉमिक नंबर, दिस इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर, एंड दिस इज नथिंग बट मास नंबर, दिस इज नथिंग बट मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर है, ये मास नंबर है और ये क्या है, मेरा अपना एटॉमिक नंबर है। ठीक है, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, समझ में आ गया। उसके बाद एक चीज यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर जब आप निकाल लोगे ना, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बाद, कि जो अपना एटॉमिक नंबर होता है ना, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। कई सब बच्चे बोलते हैं कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकता है, नहीं होगा, बिकॉज न्यूट्रल एटम होगा ना, तभी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बट यदि कोई इस पे चार्ज है, मान लो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये हमेशा सही होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप दिमाग रखना। उसके बाद एक चीज और पढ़नी है हमें, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो अच्छे से अंडरलाइन करके लिख लो कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये अपना मास नंबर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मान लो उसको मैंने डिनोट करा स्मॉल पी से, और मास नंबर यानी कि मैं बोलता हूं कि मैं एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करता हूं, जेड। ठीक है, एटॉमिक नंबर को जेड से, और मास नंबर को सपोज करो, एटॉमिक मास को मैं ए से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होगा, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, पी प्लस एन। तो यहाँ से क्या आपको समझ में आया, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, है ना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है आपको, है ना, क्लियरिटी मिलनी चाहिए, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, किस वजह से हो रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब किसी भी इलेक्ट्रॉन का सपोज करो आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि मेरे पास सोडियम है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है मेरा 11, और मास नंबर है 23। आई वॉन्ट टू आस्क यू, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हियर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि भाई इसके अंदर ये जो वैल्यू है मेरी,
वो तो ए की वैल्यू है और ये वैल्यू मेरी कितनी है, जेड की वैल्यू है। तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। दिस इंप्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू पी। यहां से मुझे ये पता चल गया। और सिंस न्यूट्रल एटम है, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल एटम के लिए हम लिख रहे हैं। ये भी हमने पता कर लिया। अब हमें ये पता है कि A इज इक्वल टू एटॉमिक मास। अब A मेरा एटॉमिक मास है, इसका मतलब क्या है, A इज इक्वल टू P प्लस एन। इसका मतलब A की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी गिवन है A की वैल्यू, 23। 23 इज इक्वल टू P। प्रोटॉन कितना आया, 11। न्यूट्रॉन का मुझे अभी पता नहीं, तो यहां से न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 23 में से 11 को माइनस कर दोगे तो 12 आ जाएगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर, यहां से क्या निकल के आया, इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है। सिंपल है, आसानी से समझ में आया आपको कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है ताकि आप पेपर के अंदर उसको भूलो नहीं, कि भूल जाते हैं कि कई बार कि कैसे हमने करा था। ठीक है दोस्तों, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको लाइफ में काफी आगे ले जाती हैं, तो यहाँ पर हमने बताई। अब जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए मेरे को बताना है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का पूछ दिया मैंने, एटॉमिक मास होता है 27, एटॉमिक नंबर होता है 23। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही निकालना है। ठीक है, उसके बाद मैंने पूछ दिया आपसे O2 माइनस का, O2 2 माइनस का। ठीक है, उसके बाद Mg2 प्लस का। मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम। तो भाई एल्यूमिनियम का मेरे को एक चीज बताओ, एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोटॉन कितना आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 13। ये तो हमें समझ में आ गया। और न्यूट्रल एटम, यहाँ पे न्यूट्रल एटम है। अब आगे ये आ गया मेरा, तो क्या आप बता सकते हो कि भाई मास नंबर दैट इज 27 इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ से प्रोटॉन कितना आएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 27 इज इक्वल टू प्रोटॉन कितना आया है मेरा, प्रोटॉन मेरा 13 आया है प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ से न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। आंसर आ गया। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी आ गया, हमारा तीनों आ गया। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। O2 माइनस है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सबसे पहली चीज O2 में प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने होंगे भाई, एक ऑक्सीजन पे 8 होता है, दूसरे पे भी 8 होगा, तो टोटल 16 प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई, 16 प्रोटॉन तो हैं, प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी कि 17 आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब आया हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं। तो न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, तो न्यूट्रॉन हमें क्या पता है कि भाई मास मास कितना है इसका, 32। बिकॉज 16 एक ऑक्सीजन का होता है, दूसरे का भी 16 होगा, 32। 32 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दिस इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस 17। इसका मतलब न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो कितनी कितनी नजर आ रही है आपको, आई थिंक 15 आनी चाहिए, 15 हो जाएगी। तो समझ में आया, इलेक्ट्रॉन मिल गया हमें, प्रोटॉन मिल गया हमें, न्यूट्रॉन मिल गया हमें, तीनों चीजें मिल गई हमें। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चल। O2 2 माइनस, O2 2 माइनस। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, तो भाई 16 नहीं, 8 प्लस 8 इक्वल टू 16। 16 प्रोटॉन है, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे 8 होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन जितने हैं उससे
दो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज टू नेगेटिव चार्ज है, तो 18 अपने पास क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। और 16 कितने आ गए, प्रोटॉन हो गए। 16 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन इज इक्वल को क्या होगा, 32 माइनस 16, दैट इज 16 मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, O2 मैंने इसका मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे प्रोटॉन से ही लगाएंगे ना, तो प्रोटॉन में मेरा 16 ही होगा ना, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, 16 डालेंगे। इसको करेक्ट कर लेना हमें, सॉरी, ठीक है। और इसकी वजह से ये मेरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन 16 हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लिख दिया था, प्रोटॉन का होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 16 होगा, है ना, हर केस में तो 16 आएगा O2 का ना, इसीलिए। यदि मुझे Mg2+ का निकालना होता, तो Mg2+ का मैं कैसे निकालता। मैग्नीशियम का क्या होता है, प्रोटॉन, मैग्नीशियम में 12, एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। अरे यार, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, दो कम होंगे, 12 में से दो गया तो 10, 10 मेरा इलेक्ट्रॉन होगा। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, टोटल मास होता है मेरा 24, 24 में से 12 माइनस कर दोगे तो 12 मेरा न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो मेरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। आई थिंक इतने क्वेश्चन इनफ है आपके प्रैक्टिस के लिए। इतने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लो, कोई भी डाउट हो तो मैं आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, डिस्कवरी पढ़ी, और मैंने बहुत कुछ सीखा। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे कैसे आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है स्टेबलाइज हो रहा है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, थॉमसन एक्सपेरिमेंट, वाटरमिलन प्लम पुडिंग वगैरह पढ़ेंगे, है ना, रदरफोर्ड वगैरह, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए